हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज है 6 मार्च और 6 मार्च के हम द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज दोनों को कवर करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा सेकेंड रेसिस्टेंस। ये जो अभी कोविड की दूसरी वेव मानी जा रही है, चल रही है, जो इंडिया में अब संभावना ऐसी की जा रही है कि शायद ये दूसरी वेव है, उस पर लिखा गया है आर्टिकल। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जिस तरीके से अभी 5 मार्च को 20,000 केस निकले थे, उसके बाद आज 6 मार्च यानी कि 5 अप्रैल को अब 1 लाख से ज़्यादा केसेस निकले हैं। तो ये इतना बड़ा उछाल जो आया है सिर्फ एक महीने के अंदर, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है भारत सरकार के लिए और भारत के नागरिकों के लिए भी। इसमें आगे ये बताया गया है आर्टिकल में कि किस तरीके से जो सितंबर से फरवरी के बीच लोगों ने भी इसमें खूब लापरवाही बरती, क्योंकि उस समय केसेस कम आ रहे थे, टेस्ट नहीं किए जा रहे थे ना, जो टेस्टिंग में पॉजिटिव भी आ रहे थे उन्हें क्वारंटाइन ठीक से नहीं किया जा रहा था, उनका वैक्सीनेशन ठीक से नहीं हुआ। तो इस वजह से लोगों ने ये सोचा कि अब शायद कोविड का समय खत्म हो गया है, कोविड भारत में अब उसकी जो रफ्तार है वो कम हो गई है, लोग अब कम केसेस निकल रहे हैं, इसलिए काफ़ी लापरवाह हो गए थे। लेकिन अगर हम देखा जाए तो शायद टेस्टिंग कम हो रही थी, इसलिए ही ये केस उस समय नहीं दिख रहे थे। अब जब फिर से दूसरी लहर आ गई है, जैसा कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और साउथ अफ्रीका में दूसरी लहर आई है, उससे भी खतरनाक लहर भारत वाली बन सकती है, क्योंकि ये जनसंख्या वाला देश है। अगर इसको अभी हाल ही में तुरंत नियंत्रण में नहीं लिया गया तो ये एक भयावह रूप ले सकती है। इसमें कई रीजन माने जा रहे हैं, जैसे कि कोविड की जो कोवैक्सीन है उसको भी अभी पूरी तरीके से अभी सिर्फ 7 से 8 करोड़ लोगों के बीच ही ये वैक्सीनेशन हो पाया है, क्योंकि 1 अप्रैल से 45 वर्ष से ज़्यादा लोग उम्र के ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो कुछ ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से केसेस और बढ़ रहे हैं। अब इस पे युद्ध स्तर तरीके से कोशिश करने की ज़रूरत है, जो वैक्सीनेशन किया जाए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक किया जाए, क्योंकि जो कई जगह ऐसे ऐसे भी है कि वैक्सीन तो पहुंच रही है लेकिन उसका रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए वैक्सीन खराब हो रही है। तो इसलिए अब जो ये 45 वर्ष वाली सीमा है, शायद इसे 1 मई से या हो सकता है अप्रैल लास्ट में ही कम कर दिया जाए, यानी कि इसको शायद 40 कर दे या फिर इसे 30 किया जा सकता है। तो और कुछ इस आर्टिकल में नहीं है खास कि जिसे हम डिस्कस करें। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा डिफंक्शन इन बॉन्ड मार्केट। अभी जिस तरीके से भारतीय बाजार में अस्थिरता चल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो विदेशी मार्केट है उसे भी माना जा रहा है, यानी फॉरेन मार्केट भी माना जा रहा है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो बचत दर है, आरबीआई की सलाह बिना जो बचत दर है उसे कम कर दिया गया था। जैसे सेविंग्स पर, आरडी पर, एफडी पर, और जो जितनी छोटी बचत थी उस पर ब्याज दरों को कम कर दिया गया था। फिर 24 घंटे के अंदर ही उस पूरे फैसले को तुरंत बदल भी दिया गया, क्योंकि वो लोगों के हितों में नहीं माना गया। तो क्या उस फैसले को लेने से पहले सोचा नहीं गया? कुछ ऐसी बातें हैं। तो अब आरबीआई का इसमें क्या रोल रहता है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या रोल होता है, जीडीपी का क्या रोल होता है, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एग्रेसिव गवर्नेंस। अभी आपने देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला जो हुआ है, जिसमें 22 जवान हमारे शहीद हुए हैं, उसके बाद से गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह काफ़ी एग्रेसिव मूड में हैं और उन्होंने बोला है कि ये जो अब लड़ाई होगी वो निर्णायक लड़ाई होगी, यानी कि नक्सलियों के खात्मे की लड़ाई होगी। इससे पहले भी ऐसे कई बयान आ चुके हैं। आज आपने दैनिक जागरण का जो एडिटोरियल पेज पर डिस्कशन देखा होगा, उसमें भी ये आर्टिकल था एक, कि नक्सलियों के जो खात्मे की बात है वो हर सरकार करती है, और कहीं ना कहीं जब शहादत हो जाती है, यानी कि जब सैनिक हमारे जवान मारे जाते हैं, उसके बाद ये टॉपिक काफ़ी उठता है। कुछ दिन मीडिया में रहेगा, काफ़ी हो हल्ला रहता है, उसके बाद ये टॉपिक शांत हो जाता है। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि इस बार क्या ये निर्णायक लड़ाई होगी, क्योंकि हमेशा सीआरपीएफ, बीएसएफ और ये जब शहीद हो जाते हैं तब बदला लेने की बात कही जाती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले ही, उस शहादत होने से पहले ही उन लोगों को मार दिया जाए जो ऐसे कुकृत्य करते हैं। इसमें कोबरा जो रोल है करते हैं, सीआरपीएफ रोल करती है, वहाँ की लोकल पुलिस का जो रोल रहता है, इन सबको एक साथ संगठित होकर नक्सलवाद से लड़ना होगा और वास्तव में ये निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में हमारे जवान नक्सली हमलों में शहीद
ना हो। और इस आर्टिकल में कुछ नहीं है खास जिसे हम डिस्कस करें। फिर है ये हमारा आर्टिकल आइडिया पे एडिटोरियल पेज पर सेकेंड वेव सिल्वर लाइनिंग। तो इसमें फिर कोविड से रिलेटेड आर्टिकल है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। और अब आते हैं हम आइडिया पेज पर। आइडिया पेज पर पहला आर्टिकल है हमारा, वाई दिल्ली मस्ट टॉक टू नाटो। दिल्ली का क्या रोल है नाटो के साथ, नाटो के साथ उसकी क्या क्या सहमति है, किस तरीके से नाटो संगठन में भारत का रोल है, किन देशों से उसके अच्छे संबंध हैं, और आगे भविष्य में नाटो का भारत के साथ क्या रोल हो सकता है, ये सभी इस आर्टिकल में बताया गया है। तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा फॉल्स डाउन। ये जो पाकिस्तान ने पहले भारत से कपास और चीनी के आयात की बात करी थी और उससे फिर वो मुकर गया, उस पर लिखा गया है आर्टिकल, किस तरीके से भारत और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और इसमें क्यों ड्रॉबैक लिया। ये आपने कल भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, दैनिक जागरण में भी और इंडियन एक्सप्रेस में भी। तो मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को आप खुद देखें। और लास्ट आर्टिकल है, इसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए अब जो डिस्कस करने हैं, यानी कि दो आर्टिकल हैं, एक आइडिया पेज में एक एडिटोरियल पेज में, दोनों को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल है हमारा इकोनॉमी से रिलेटेड है और इसमें यह बताया गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कर्ज पर क्या ब्याज दर लेती है। आज भी आर्टिकल में आपने दैनिक जागरण वाले में देखा होगा कि किस तरीके से समझाया गया था कि ब्याज का ज़्यादा फर्क अब नहीं पड़ता, क्योंकि जो टैक्स लिया जाता है लोगों से, उसी को, जो टैक्स पेयर होते हैं, जो टैक्स देते हैं, उसी टैक्स को ही ब्याज दर में कन्वर्ट करके लोगों तक जो छोटी बचत करते हैं उन्हें दिया जाता है। जैसा कि ऋण बकाया मुख्य रूप से इसमें आप मान सकते हैं अर्थव्यवस्था के भीतर एक हाथ से दूसरे हाथ में हस्तांतरण, ये टैक्स प्रणाली के अंतर्गत आता है। यानी कि टैक्स लिया जाता है और उसी टैक्स को ब्याज में कन्वर्ट करके लोगों की बचत पर दिया जाता है। इसके अलावा कई ऐसे निजी बोरोवर्स हैं जिनके विपरीत उधार लेने की उनकी लागत के बारे में अब काफ़ी चिंता होने लगी है। गवर्नमेंट ने भी निर्णय लेने के तुरंत बाद इसको पलट दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि अभी ये सही समय नहीं है जब ब्याज दरों को कम किया जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हालांकि सरकार की बोरोइंग की लागत मायने रखती है, जीडीपी में वर्ष में ऋण में जो बड़ी वृद्धि का मतलब है कि जीडीपी की हिस्सेदारी के रूप में ब्याज लागत पहले की तुलना में 1% अधिक हो गई है। अब वो राज्य और केंद्र सरकारों के लिए एक साथ रखी गई है, जहां और खर्च की क्षमता सीमित है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह बात है कि जो अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से के लिए उधार लेने की लागत को भी कम करती है। जबकि सार्वजनिक तौर पर देखा जाए तो आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करना है। आरबीआई निर्धारित दर के दो एड ऑन निजी उधारकर्ताओं पर भुगतान की अंतर, यानी कि जो आरबीआई है वो तो जो दर निर्धारित करती है कई तरीके से, लेकिन जो ब्याज दर है वो बैंक एक मिनिमम दर तय कर देती है कि इससे नीचे और इससे ऊपर आप ब्याज दर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो अब प्राइवेट बैंक हैं वो कहीं ना कहीं इस लीक से हटकर कोई 5% दिखाता है एफडी पर ब्याज, कोई 6%, कोई 7%, 8%, ऐसे अब कई आपने देखे होंगे कि ऐड आते हैं। इसमें जो अगर सिर्फ शब्द जाल की हम बात करें, जैसा कि इस पैराग्राफ में बताया गया है, तो कई चीज़ें सामने आती हैं। ऋण कुछ दिनों में चुकाना होता है, अगर उसे आप नहीं चुका पाते हैं तो डिफ़ॉल्ट होने का जोखिम रहता है, डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं आप। और जिस दर पर सरकार उधारी लेती है वह दीर्घकालिक मुक्ति दर कहा जाता है, जोखिम मुक्त दर होती है वो। जोखिम से मुक्त यानी कि जो मतलब कुछ दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, उस स्थिति में होता है। सरकार सबसे खराब स्थिति में अपने पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए होती है। अगर चाहे तो सरकार तो खूब सारे नोट छाप कर इसको पूरा कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि इससे जो तरलता है आप कह सकते हैं मुद्रा की, वो काफ़ी बढ़ जाएगी, जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। जब कोई निजी फर्म 10 साल के लिए ऋण लेती है तो उसके पास कुछ क्रेडिट जोखिम भी होता है, यानी कि वो गारंटी के तौर पर कुछ देती है, जिसका अर्थ है कि आप अगर आपने वो ऋण नहीं चुकाया तो जो गारंटी है, गारंटर के तौर पर आपने जो भी कुछ रखा है उसे जब्त कर लिया जाएगा। आगे आर्टिकल में बताया गया है
कि जो फाइनेंशियल मार्केट होता है उसमें कभी कभी कई भविष्यवाणियां की जाती हैं कि आगे आने वाले समय में इस तरीके से ब्याज दर निर्धारित होगी, बॉन्ड बाजार पर ये फर्क पड़ेगा, प्रीमियम में बढ़ोतरी होगी, भविष्य की मौद्रिक नीति में ये बदलाव होंगे। तो ऐसे कई आपने देखा होगा कि बदलाव होते रहते भी हैं, जो कि एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस पर कई वक्तव्य देती है, लेकिन कभी कभी उनके भी स्टेटमेंट गलत साबित हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट जो चलता है उसमें कई अस्थिरता रहती हैं और मुद्रास्फीति में बदलाव होता रहता है, जो किसी भी मामले में बदल सकते हैं। बजट में कई संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन कई बार उस पर भी खरे नहीं उतरते हैं। आगे बताया गया है कि जहां तक राजकोषीय तौर पर बात करी जाए तो ये कमजोर तर्क लगता है। बॉन्ड बाजार की तुलना में केंद्रीय बजट ने वित्त वर्ष 2020-21 में 80,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2015-22 में 60,000 करोड़ रुपए के उच्च बॉन्ड जारी करने का अनुमान लगाया था। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इसमें अनुमान लगाया था। तब से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए केंद्रीय कर संग्रह लक्ष्य से काफी आगे है। राज्य सरकारों ने भी उम्मीद से कम 60,000 करोड़ रुपए के उधार लिए हैं। इसके अलावा 14 राज्य, सभी राज्य घाटे के 3/4 के लिए रेखांकित भी किए गए हैं, ने वित्त वर्ष 2015 के 21, 20 और 22 के घाटे का 33% ही वापस किया है। सॉरी, 3% ही आप कह सकते हैं वापस आया है, जो कि पहले की अपेक्षा 4% कम था। अब अगर ये सब अगर हम माने तो शायद चाइना के इशारे पर है, या फिर किस तरीके से मार्केट चल रहा है ये कोई नहीं बता सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए कुल बॉन्डों को 1 फरवरी से पहले भी सरकारी उधार लागत पूर्व बजट के स्तरों पर से उस पर कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि अगर हमारे विचार से देखा जाए तो यह बाजार में शिथिलता को दर्शाता है, यानी कि बाजार ना अप मूवमेंट में है ना डाउन मूवमेंट में है। एक अगर घर पर एक सरकार मॉर्गेज की तुलना में अधिक लागत पर उधार देगी, जबकि उत्तरार्ध यानी कि पूर्व की स्थिति में पहले ऐसा नहीं था। क्या हर कर को जोखिम मुक्त कर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बताया, जैसे रिस्क फ्री लिखा हुआ है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि जो शिथिलता की जड़ें हैं उनको अब आपने देखा होगा कि आवासीय लोन दिए जाते हैं, कई श्रेणियों के लोन होते हैं, जहां एक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी सक्रिय हैं लोन देने में, दूसरी ओर सरकारी बॉन्डों के लिए भी शानदार इसमें बॉन्ड जारी किए जाते हैं। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि 15 वर्षों में बैंकों का हिस्सा बकाया केंद्र सरकार के बॉन्डों के स्वामित्व पर अब 53% से गिरकर 40% ही रह गया है, लिखा गया है यहाँ पर। क्योंकि नीति में फाइनेंशियल डिपॉजिट को कम करने की कोशिश की गई है, जो कि बैंकों को सरकारी बॉन्ड में जमा करने के लिए मजबूर करने का एक पक्ष रखता है। बैंक, बीमा या पेंशन फंडों को सरकारी बॉन्डों में गिरावट के साथ छेड़छाड़ करना अनुचित कदम हो सकता है। समाधान नए प्रकार के खरीदारों को प्राप्त करने से हो सकता है। खुदरा निवेशकों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद को आरबीआई इस दिशा में एक कदम मानता है, हालांकि यह कुछ वर्षों के लिए अर्थपूर्ण नहीं हो सकता है। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि जो विदेशी इसमें आप कह सकते हैं कि रोल दिखा रहे हैं कि ईपीएफ पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए खरीदारी की जा सकती है। ये मामला भी कई बार तेजी से उठाया गया है, लेकिन भारतीय बॉन्ड को वैश्विक बॉन्ड सूचकांकों में शामिल किए बिना ये प्रवाह सार्थक नहीं हो सकते हैं और अस्थिर होंगे, जैसा कि ये अब प्रतीत भी हो रहे हैं। तो कुल मिला के अब इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, वो बॉन्ड जो सरकारी बॉन्ड भी जारी किए जाते हैं, वो पूरी तरीके से प्रॉफिट में नहीं जाते हैं। पहले के मुकाबले पहले जो 53% था, वो अब गिरकर सिर्फ 40% ही रह गया है प्रॉफिट। और जो लोन लेने की क्रिया है उसमें भी एनपीए ज़्यादा हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर बैंकों पर ही इसका ज़्यादा बोझ पड़ता है, और यही कारण है कि अब सरकार उन बैंकों को प्राइवेट करने जा रही है जो घाटे में चल रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आइडिया पेज पर, वाई दिल्ली मस्ट टॉक टू नाटो।
इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत के जो संबंध हैं वो नाटो के साथ हमेशा से बेहतर रहे हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, भारत ने फिर भी कई वर्षों में अपनी जो विदेश नीति है उसमें कुछ बदलाव किए हुए हैं। उसी के अंतर्गत अब वो कई देशों से संपर्क साध रहा है। अमेरिका और यूरोप के बीच जो शीत युद्ध चलता रहता है उसका भी नाटो से गंभीर रिश्ता माना जा सकता है। अब इसमें दिल्ली का क्या रोल रहता है, ये देखने वाले विषय होगा। और ये जो शीत युद्ध चल रहा है इसमें भारत की गुट निरपेक्षता का प्रभाव उस पर क्या पड़ता है नाटो पर, यह भी देखने का विषय है। 1989 से 1991 के दौरान शीत युद्ध समाप्त होते ही उस तर्क का थोड़ा सा भी औचित्य था। तब से नाटो ने कई तटस्थ और गुट निरपेक्ष राज्यों के साथ साझेदारी का निर्णय किया है। हाल के वर्षों में उनके साथ तनाव बढ़ने के बावजूद रूस और चाइना दोनों के साथ नाटो के नियमित संबंध अच्छे रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारत नाटो वार्ता का सीधा मतलब होगा कि एक सैन्य गठबंधन के साथ नियमित संपर्क, जिसके अधिकांश सदस्य भारत के सुस्थापित साझेदार भी हैं। अगर दिल्ली इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श करते हैं तो अनिच्छुक रूप से रूस को आकर्षित करने के लिए उत्सुक है, तो यह नाटो के साथ एक साझेदारी मानी जा सकती है। मतलब ये बताया गया है कि नाटो के साथ जो भारत के संबंध, नाटो के जो सदस्य देश हैं उसके साथ भारत के पहले से ही अच्छे संबंध रहे हैं। और इसमें उनके साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, कई देश ऐसे हैं नाटो के जिसके साथ भारत मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। भारत के पास नाटो के कई सदस्यों के साथ सैन्य आदान प्रदान है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस शामिल हैं। द्विपक्षीय और मिलिट्री संबंध दोनों इसमें बताए गए हैं। और आगे ये बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत नाटो से बात भी इनके भारत को करनी चाहिए। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ एक निरंतर संघर्ष जारी रहता है। इस पहले पुर्तगाली, फिर डच और फ्रांसीसी पर हावी होना था। तब से इसे उपमहाद्वीप में ब्रिटेन की कमजोरी कह सकते हैं कि अन्य यूरोपीय शक्तियों की योजनाओं पर लगातार नजर रखा। इसमें अब कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली यानी कि भारत हमेशा से युद्ध के पक्ष में किसी भी देश के साथ नहीं रहा है। दिल्ली के जो संबंध है सोवियत संघ के साथ भी अच्छे थे, उसके पड़ोसी देशों के साथ भी हमेशा से अच्छे रहे हैं। नाटो के साथ भारत ने हमेशा एक संबंध अच्छा बनाकर रखा है। और इसमें आगे ये बताया गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पिछली तीन शताब्दियों के प्रति क्या रुझान रहा, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहुंच का विस्तार किया, कई राजकुमारों ने अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अन्य यूरोपीय लोगों से उनकी लड़ाइयों में सहयोग तक लिया है। तो ऐसे कई तरीके हैं जिसने भारत ने सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखे हुए हैं। जैसा कि राष्ट्रीय ताकतों में 20वीं सदी की शुरुआत में जमीन हासिल की, उनमें आगे इसमें भारत ने यूरोपीय शासकों को भी कई महत्वपूर्ण ढंग से मदद करी है, चाहे वो काबुल के राजा महेंद्र प्रताप सिंह और मौलाना बकरुतुल्लाह के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार स्थापित करना हो। ऐसे कई मोर्चों पर दोनों नाटो और भारत हमेशा साथ रहे हैं। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि शीत युद्ध ने दुनिया को कई तौर से घेर कर रखा है। यूरोप की बारीकियां दिल्लियों में समझना उसको कठिन शुरुआत में हुआ। भारत ने पश्चिमी यूरोप को अमेरिका और पूर्वी यूरोप के सोवियत संघ के उपनिवेश के रूप में भी देखा जाने लगा। शीत युद्ध में यूरोप के कई विरोधाभास गायब नहीं हुए थे, लेकिन दिल्ली के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में दुनिया के कठोर वैचारिक संगठन ने एक संरचनात्मक माहौल के लिए बहुत कम जगह बचाई थी। आगे आर्टिकल में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से इस राजनीतिक उपेक्षा को समाप्त करने की मांग की है। 2018 में फ्रांस के साथ गहरी समुद्री साझेदारी इसका एक उदाहरण है। 2019 में भी इसमें भारत को फ्रैंको जर्मन के साथ शामिल किया गया। 2018 में नार्डिक देशों के साथ मोदी का पहला शिखर सम्मेलन इसके एक मान्यता को प्रस्तावित करता है। यूरोप एक अखंड नहीं बल्कि उप क्षेत्रों का एक महाद्वीप है, तो यह मध्य यूरोप में कई तरीके से, जैसा कि आप कह सकते हैं, मिला हुआ था।
आगे आर्टिकल में बताया गया है कि जबकि नाटो एक प्रभावशाली सैन्य आप कह सकते हैं कि दल भी है, जबकि और ये सैन्य साझा करने के लिए एक स्वतंत्र प्रवेश सैन्य भूमिका के लिए नाटो और यूरोपीय संघ की खोज के बीच सही संतुलन पर प्रहार करने के तरीकों पर विभाजित भी करता है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीस है, टर्की है, और भी इसमें कई देश बताए गए हैं। नाटो के यूरोप के बाद फिर अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और इन सब के साथ भी कई तौर पर सही संबंध साबित हुए हैं। आगे आर्टिकल में ये बताया गया है कि क्या नाटो के साथ भारत की व्यस्तता से रूस नाराज होगा, क्योंकि रूस के जो आज आपने दैनिक जागरण में भी देखा होगा पेपर में कि रूस के साथ संबंध अब खराब होते दिख रहे हैं भारत के, क्योंकि जो रूस के विदेश मंत्री आ रहे हैं वो उनका जो कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री से मिलना उनका कार्यक्रम तय नहीं है। जबकि कोई भी किसी भी देश का अगर विदेश मंत्री भारत आता है तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से जरूर कराई जाती है। इस बीच रूस और चीन दोनों का यूरोप के साथ गहन द्विपक्षीय जुड़ाव रहा है। यहाँ तक कि मॉस्को और ब्रुसेल्स के बीच शत्रुता बढ़ गई है। कई यूरोपीय आवाज़ें रूस के साथ बातचीत के लिए रुख तैयार कर रही हैं। आखिरकार यूरोप अपने भूगोल के रूप से रूस को दूर नहीं कर सकता है। इस बीच चीन ने लंबे समय तक यूरोप की सलामी को बरकरार रखा है और इसमें कई तरीके से निवेश करने के लिए मजबूर कर रखा है। नाटो जैसे प्रमुख यूरोपीय संस्था को संलग्न करने के लिए दिल्ली की निरंतर पुनरावृत्ति राजनीतिक आत्म स्वीकारता का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल और आइडिया पेज था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।